Dear students, today we will discuss about the thermodynamics. तो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं कि आपस में एनर्जी है, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म कौन सी है, जैसे कि हीट, वर्क, और जैसे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करते हैं। साइंस की उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम एनर्जी की एक फॉर्म का किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र, या फिर किसी पर्टिकुलर एनर्जी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसफ़र, ये सब हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऑल ओवर एक तरह से हीट है, हीट भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है, एनर्जी की फॉर्म है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है वो साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जस्ट थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है जहाँ पे हम हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं। जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट है वो प्रीवियस सेमेस्टर में कर चुके हैं, जहाँ हमने डिटेल में पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स क्या होते हैं, सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम्स, एंड अदर थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, प्रोसेस है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड अदर जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो नेक्स्ट अब हमें डिस्कस करना है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है एंड थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है। तो हमें थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की क्यों ज़रूरत पड़ी, सेकंड लॉ होता क्या है, और जो सेकंड लॉ है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसके इंट्रोडक्शन की, जब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो सेकंड लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए उससे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ क्या था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। मीन्स एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, although it may be converted from one form to another। मीन्स कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि एनर्जी को सिंपली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ अदर डेफिनेशंस भी दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो मैटर चेंज होता है और ना ही एनर्जी का चेंज होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, और तो इट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कि आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, बट एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और क्या कहता है कि अगर हम कोई स्पेसिफिक एनर्जी है, उसकी किसी एनर्जी की एक क्वांटिटी है वो एक पॉइंट से डिसअपियर हो जाती है, तो एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट में और वही सेम एनर्जी या फिर अदर फॉर्म है में वो एनर्जी हमें दूसरे किसी एड में प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ डेफिनेशन है। नेक्स्ट और क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि कोई भी मशीन जो कंटिन्यूसली वर्क करे विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल
to construct a machine which would produce work continuously without consuming energy. Next, अगर आपको ध्यान है तो हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि देर इज़ ए एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क, जो साइंटिस्ट जूल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व किया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नॉर्मली हम डेली लाइफ में अगर आपने देखा होगा, हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क होता है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. मैकेनिकल वर्क मीनिंग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कार या स्कूटर चलाते हैं तो उनका इंजन है वो गर्म हो जाता है. गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि कार और स्कूटर के इंजन ने क्या किया, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क किया, और मैकेनिकल वर्क करने से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई, तभी वो इंजन है वो गर्म हो गया. तो साइंटिस्ट जूल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व किया और कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे ही कोई अगर इंजन है या कोई भी सिस्टम है जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है तो कितनी अमाउंट का मैकेनिकल वर्क कर रहा है, और वहाँ पे जब वो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो इस तरह से नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स से उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जितना मैकेनिकल वर्क होगा अगर कोई मशीन करेगी तो उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट में वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी. मीन्स देयर विल बी इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट कर लिया कि जो W है वो मैकेनिकल वर्क किया गया और Q अमाउंट ऑफ हीट है वो प्रोड्यूस हुई. तो जूल्स ने ये कहा कि W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाते हैं, J, विच इज़ नोन एज जूल्स कांस्टेंट. तो फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क हमारे पास ये रिलेशन आ गया, W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के इक्वल. तो ये जो इक्विवेलेंस है वर्क मैकेनिकल वर्क एंड हीट के बीच में, ये कहाँ से निकला है? ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का ही रिजल्ट है. तो वी कैन से दैट दिस इक्विवेलेंस फॉलोज एज ए कोरोलरी. कोरोलरी का मीनिंग यही है कि कोई ऐसा फैक्ट जो किसी अदर फैक्ट का रिजल्ट हो. तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही रिजल्ट है. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये भी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी हुई स्टेटमेंट्स है. हालांकि ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंस जो है मैकेनिकल वर्क एंड हीट के बीच में, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का रिज़ल्ट कैसे है इसको हम डिस्कस करते हैं. लेट कर लिया मैंने कि कोई इक्विवेलेंस नहीं है बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट के अंदर. अब तक जूल्स ने क्या कहा कि कोई भी मशीन है जितना मैकेनिकल वर्क करेगी उतना हीट प्रोड्यूस होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे किसी मशीन को, हीट एनर्जी देंगे, वहाँ से उतना ही मैकेनिकल वर्क होगा. यानी कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंस होंगे हीट एंड मैकेनिकल वर्क. लेकिन यहाँ पे मैंने सपोज़ कर लिया कि कोई इक्विवेलेंस नहीं है बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क. तो लेट Q जूल्स ऑफ हीट आर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. मैंने मान लिया है कि Q जूल की हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है. अब अगर मशीन है या कोई सिस्टम है वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, यानी कि Q अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क कर रहा है, और वो वर्क फिर से मुझे वापस ओरिजिनल स्टेट पे जाना है तो उस मैकेनिकल वर्क को फिर से हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी. और लेट कर लिया कि जो फिर से मैकेनिकल वर्क हो रहा है और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मैंने ले लिया Q डैश जूल. लेट सपोज क्या किया था मैंने यहाँ पे कि इक्वल नहीं है. इफ़ Q इज़ नॉट इक्वल टू Q डैश, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में Q हीट दी उस हीट से वर्क डन हुआ मैकेनिकल वर्क डन, और वो मैकेनिकल वर्क डन फिर से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो है Q डैश. अगर इक्वल नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर Q है वो ग्रेटर देन होगा Q डैश, या फिर Q है वो लेस देन होगा Q डैश. इट मीन्स कि यहाँ से क्या हुआ कि जो हमने इनिशियल स्टेट से जब हम दोबारा आए तो या तो वो लेस देन हो रहा है या फिर वो ग्रेटर देन हो रही है एनर्जी. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, एनर्जी या तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है.
जो कि थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि एनर्जी है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्व तो नहीं रही है, कुछ न कुछ कांस्टेंट तो नहीं रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट तो लॉस्ट होगा। तो इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो चीज़ है ये अगेंस्ट आ गया थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ जो मैं सपोज करके चली हूँ कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, ये रोंग है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहता है कि देयर विल बी ए एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। नाउ जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो टोटली एक्सपीरियंस के बेसिस पे था, तो कुछ सीरियस लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। उन सीरियस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें किसी एक ऐसे अनदर लॉ की नीड पड़ी जो इन लिमिटेशंस का हमें जो भी क्वेश्चंस अराइज हो गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सके और फर्स्ट लॉ की भी जितनी भी लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम कर सके। तो उस लॉ को हम बोला गया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो नई स्टेटमेंट दी गई वो क्या थी, और वो स्टेटमेंट है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। तो नेक्स्ट सबसे पहली एंड मेजर लिमिटेशंस जो थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स है हर एनर्जी की फॉर्म्स में इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है सब इक्वल होगी। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि वो प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा, यानी कि सिंपली फर्स्ट लॉ ने ये बताया कि कोई प्रोसेस है हो, अगर जिस प्रोसेस में जितनी भी फॉर्म्स हैं एनर्जी की, देयर इज़ एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व। जो भी उसमें एनर्जी की फॉर्म्स है किसी प्रोसेस में सब में एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है, यानी कि सारी की सारी इक्वल होगी, जस्ट फॉर्म है वो डिफरेंट होगी। लेकिन इसने उस प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। मीन्स फिजिबिलिटी का मतलब है कि इसने ये नहीं बताया कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा, होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा तो किस डायरेक्शन में वो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया कि जैसे ये बताया कि हीट फ्लो कर रही है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि हीट का ट्रांसफॉर्म है वो किस तरह से हो रहा है, कि ये भी नहीं बताया कि क्या हीट है वो कोल्ड एंड से हॉट एंड तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। बल्कि इसने ये बताया कि प्रोसेस अगर हो रहा है, जैसे हीट का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे हॉट एंड से कोल्ड एंड हो रहा हो या फिर कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ हो रहा हो, तो इसने सिंपली ये बताया कि उस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है अगर किसी एक एंड से लॉस्ट हो रही है तो उतनी ही सेम अमाउंट किसी दूसरे एंड पे फिर से प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली फर्स्ट लॉ ने ये भी नहीं बताया कि गैस है, गैस का जिस तरह से हीट के फ्लो का प्रोसेस नहीं बता पाया था कि हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो किस तरह से फिजिबल है, फिजिबल होगा भी नहीं होगा। जस्ट इतना बताया कि अगर होगा तो वहाँ पे जो हीट एनर्जी एक एंड से अगर लॉस्ट हो रही है तो किसी अदर एंड पे उतनी ही सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। मीन्स देयर विल बी एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन अदर लिमिटेशंस क्या थी इसी के साथ ही कि इसने गैस के डिफ्यूज़न के बारे में भी नहीं बताया कि गैस का डिफ्यूज़न है वो होगा या नहीं होगा, होगा तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर होगा या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। और ऑल्सो इसने ये भी नहीं बताया कि वाटर है वो क्या हील्स के ऊपर, जैसे वाटर है वो हाइट के ऊपर चढ़ सकता है, हाइट पे फ्लो कर सकता है, वाटर कैन इटसेल्फ रन एफ हिल एक्स्ट्रा। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स है वो सेकंड लॉ ने दिया था। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, वो क्या आई थी कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे कि हीट का फ्लो,
हमें पता है, ये तो हम एक्सपीरियंस अब तक हो चुका है, इतना नॉर्मली भी ऑब्जर्व करते हैं कि हीट का जो फ्लो है वो हमेशा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएगा। गैस का डिफ्यूज़न है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और जो वाटर का फ्लो है वो हिल से डाउन की तरफ होगा, हिल से पानी है वो नीचे गिरेगा। तो सेकंड लॉ ने ये कहा था कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होंगे। थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे कि हम प्रीवियस जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे जो डायरेक्ट चेंजेस हुए किसी प्रोसेस में, उन डायरेक्ट चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय सिंपली रिवर्सिंग द कंडीशन। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ हम डायरेक्ट चेंजेस को फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं विदाउट बाय सिंपली रिवर्सिंग द कंडीशन। तो ऐसे प्रोसेस को थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल जैसे हीट है, हीट हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जा रही है, तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं कि हीट कोल्ड एंड से हॉट एंड तक जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि पानी है, पानी है वो पानी का फ्लो हमेशा हाइट से डाउन की तरफ होता है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पानी अपने आप डाउन से हाइट पे नहीं जा सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी दैट ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। तो जो फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया था कि हीट का प्रोसेस है वो कहाँ फिजिबल होगा कहाँ नहीं होगा, गैस का डिफ्यूजन है वो कहाँ फिजिबल होगा कहाँ नहीं होगा, पानी का फ्लो है वो कहाँ फिजिबल होगा कहाँ नहीं होगा, फर्स्ट लॉ नहीं दे पाया था। लेकिन सेकंड लॉ ने ये प्रोसेस के बारे में बताया कि ये प्रोसेस कहाँ फिजिबल होंगे कहाँ नहीं होंगे। स्पॉन्टेनियस की बात हम करते हैं तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस, जैसे कुछ नेचुरल प्रोसेस मैंने सेकंड लॉ की स्टेटमेंट में भी डिस्कस किए हैं, ऑल अदर नेचुरल प्रोसेस भी बहुत सारे हैं। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, यानी कि वो अपने आप होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हमें उनको करवाने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, वो अपने आप होते हैं। सेकंड है कि स्पॉन्टेनियस, अगर कोई प्रोसेस के बारे में हम कहते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस वर्ड है वो सिर्फ ये बताता है कि वो प्रोसेस होगा या नहीं, जस्ट यस और नो। ये उस प्रोसेस की रेट के बारे में नहीं बताता है कि वो प्रोसेस फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, ये जस्ट सिंपली इतना बताता है कि वो स्पॉन्टेनियस मीन्स वो प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स प्रोसेस नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस यानी कि जस्ट फिजिबिलिटी बताता है उस प्रोसेस की कि वो पॉसिबल है या नहीं है। नेक्स्ट सेकंड लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ की, जैसे कि फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि देयर विल बी एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट, यानी कि अगर हम हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें या फिर जो वर्क ऑब्टेन्ड होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट होगा हीट अब्जॉर्ब से। जब हीट है वर्क में कन्वर्ट करते हैं या फिर जिस हीट कोई मशीन है या कोई सिस्टम है हीट अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब करने से जो वर्क डन होगा, तो जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है उतना ही वर्क डन होगा, या फिर जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट अब्जॉर्ब की हुई होगी। ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का रिजल्ट था, बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जितनी हीट अब्जॉर्ब हो वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो सके विदाउट एनी चेंजेस इन द सिस्टम। यानी कि अगर कोई हीट है, पहली पॉइंट तो ये कि हीट कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा, अगर हो भी रहा है तो उस सिस्टम में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर लेके आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बात करें हम ट्रेन की, अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन के जो इंजन में यानी कि लोकोमोटिव में जब हम फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल से वहाँ पे एनर्जी हीट की फॉर्म में एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो जो इंजन में जितनी की जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या वो सारी की सारी ट्रेन को चलाने में यूज़ हो रही है?
नो, सारी हीट एनर्जी है वो ट्रेन को चलाने में यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि उस एनर्जी का कुछ पार्ट, जैसे ट्रेन के जो टायर व्हील है वो पटरी पे मूव कर रहे हैं, तो पटरी पे मूव कर रहे हैं उस टाइम पे उसकी हीट कुछ ना कुछ तो सराउंडिंग में वेस्ट हो रही है या लॉस्ट हो रही है। और कुछ पार्ट जब टायर पटरी पे चल रहा है तो टायर और पटरी के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इंजन में, वो हीट का कुछ पार्ट उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो टोटल जितनी हीट प्रोड्यूस हुई सारी के सारी उस ट्रेन को चलाने में यूज़ नहीं हो रही है। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल था, यानी कि जितनी हीट प्रोड्यूस हुई वो सारी की सारी यूटिलाइज नहीं हो रही है ट्रेन को रन करवाने में। तो इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सेकंड लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी, यानी कि सेकंड लॉ की जो सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन है वर्क में वो इम्पॉसिबल है विदाउट लीविंग सम इफ़ेक्ट एल्सवेयर, यानी कि किसी भी सिस्टम किसी भी प्रोसेस के अंदर हीट का वर्क में कंप्लीटली कन्वर्जन इम्पॉसिबल है बिना किसी इफ़ेक्ट के। यानी कि अगर पहली चीज़ हीट है वो कम्प्लीटली वर्क में चेंज होगा ही नहीं, अगर हो भी रहा है तो वो तभी पॉसिबल है अगर उस सिस्टम में या उस प्रोसेस में कोई अदर चेंजेस ज़रूर आ रहा होगा। क्लियर है। कुछ अदर डेफिनेशंस भी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन फंक्शनिंग इन साइकिल्स। फंक्शनिंग इन साइकिल्स का क्या मतलब है कि कोई ऐसी मशीन जो साइकिल में फंक्शन कर रही है, यानी कि इनिशियल स्टेट से हमने उसको शुरू किया और एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ रही है, फिर से रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से वो ओरिजिनल स्टेट में आ रही है। तो इस तरह से वो मशीन है वो एक साइकिल में फंक्शन कर रही है। तो ऐसी मशीन जो साइकिल में फंक्शंस कर रही हो और जो हीट को कम्प्लीटली वर्क डन में चेंज कर दे बिना किसी अदर चेंज के, तो ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, ऐसी मशीन का कंस्ट्रक्शन करना इम्पॉसिबल है। अगर वो हीट को कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट करती है तो वहाँ कुछ ना कुछ सिस्टम में वो चेंजेस ज़रूर करेगी। बिना सिस्टम में कोई चेंज किए हीट कम्प्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट हो सके ऐसी कोई मशीन बनाना है वो पॉसिबल नहीं है। इसका एग्ज़ाम्पल लें कि क्यों पॉसिबल नहीं है या फिर क्या रिज़ल्ट है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में, अगर आपको ध्यान है तो थर्मोडायनेमिक्स के हमने एक्सपेंशन डिस्कस किए थे, आइडियल गैस का एक्सपेंशन, रियल गैस का एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में हमने आइसोथर्मल लेके चले थे, एडियाबेटिक कंडीशन लेके चले थे, और वहाँ पे उन सिस्टम में एक्सपेंशन के टाइम पे हम थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या चेंजेस हो रहे, जैसे वर्क डन क्या होगा और उस प्रोसेस का चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो मैं बात करूं अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस, तो जब हम आइडियल गैसेस का एक्सपेंशन करते हैं आइसोथर्मल कंडीशन में तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जीरो चेंज आ रहा था। इंटरनल एनर्जी में जीरो है तो फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कि वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। तो अगर डी यू जीरो है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ की जो एक्सप्रेशन थी वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हीट के इक्वल। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, एग्जैक्ट इक्विवेलेंस आ गया वर्क डन एंड हीट में। लेकिन यहाँ देखिए अगर इट मीन्स हीट है वो कम्प्लीटली कन्वर्टेड हो रही है वर्क के अंदर, जब एग्जैक्ट इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब यही है कि हीट है वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये कन्वर्जन कब पॉसिबल हुआ है, आप ध्यान से देखो, एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, यानी कि आइडियल गैसेस में कुछ चेंज हो रहा है और वो चेंज क्या हो रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो रहा है गैस की। तो एक तरह से इस पूरे प्रोसेस में हीट है वो वर्क में कम्प्लीटली चेंज तो हो रही है, बट साथ के साथ उस सिस्टम में चेंज आ रहा है। और वो चेंज क्या है कि उस सिस्टम की जो गैस है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज़ यानी कि सिस्टम खुद चेंज हो रहा है। तो बिना किसी चेंज के, विदाउट
some changes, heat can't be completely converted into mechanical work. क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है, फोर्थ डेफिनेशन सेकेंड लॉ की, कि विदाउट द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी हीट कांट बाई इट सेल्फ पासिस फ्रॉम ए कोल्डर टू ए हॉटर बॉडी. जैसे कि हीट का फ्लो है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी तक होगा. तो सेकेंड लॉ ने क्या कहा था कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी या बिना किसी अदर फोर्स के हीट है वो कोल्डर पार्ट से हॉटर पार्ट तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हीट एनर्जी का. कुछ अदर डेफिनेशंस भी है थर्मोडायनेमिक्स की, जो हम स्टेप वाइज इस ड्यूरिंग चैप्टर है वो स्टडी करेंगे. जहाँ जहाँ आती जाएगी वहाँ हम डिस्कस करते जाएंगे इनको. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैसे हम इन डेफिनेशंस में जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे हर जगह मशीन की बात हो रही है या फिर सिस्टम्स की बात हो रही है एक. तो हम आगे नेक्स्ट में क्या डिस्कस करेंगे कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, यानी कि एफिशिएंसी क्या है और ऐसा क्या कंस्ट्रक्ट करना, मशीन कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है जो कम्प्लीटली हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, या किस किस कंडीशन में पॉसिबल है. तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन और कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी, हीट इंजन, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे.